मीरपुर नाम के शहर में तेजस अपनी पत्नी नीरू के साथ रहता था। पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते थे। एक दिन तेजस गांव अपनी माँ के पास फोन करता है। हेलो, प्रणाम माँ। जीते रहो माँ, तुम दादी बनने वाली हो हैं? अरे वाह, ठीक है बेटा, मैं कल ही आती हूँ। जब माँ जी शहर पहुंची तो बेटे बहू ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। लीजिए माँ जी, चाय। अरे गर्मा गर्म पकोड़े ले आओ माँ के लिए। नीरू रसोई में गई और 2 मिनट में ही पकोड़े ले आई। जी ये लीजिए। बहू, जादू से बनाए हैं क्या? अभी तो रसोई में गई थी। यमी। माँ जी, शीला रसोई में पकोड़े तल रही है, मैं बस लेकर आई। हे भगवान, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया तूने। अब तो गंगा जल से शुद्धिकरण करना होगा। दूसरे दिन, माँ जी मैंने नाश्ता बना दिया है, ऑफिस जा रही हूँ। पर अभी तो घर का सारा काम पड़ा है। शीला आती ही होगी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े वो सब कर लेगी। हमारे जमाने में घर का सारा काम हम ही करते थे। जी माँ जी, आप बहुत होशियार हैं, मैं घर ऑफिस दोनों नहीं संभाल पाती। तो जरूरत क्या है घर से बाहर जाकर चाकरी करने की? वैसे भी घर का काम खुद करने से घर में बरकत आती है, समझी? पर माँ जी। पर वर कुछ नहीं, इस महीने की पगार मिले फिर ऑफिस बंद। हाँ। रात को नीरू तेजस से कहती है, सुनिए जी, माँ जी बोल रही थी कि मैं नौकरी छोड़ दूं। वैसे ठीक ही तो है, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। फिर भी आराम कहाँ, शीला को छुड़ाने के लिए बोल रही थी। तो अब 24 घंटे में इतना काम तो कर ही सकती हो। पर जॉब पसंद है मुझे, घर पर मन नहीं लगेगा। अगले दिन जब दोनों ऑफिस के लिए निकल रहे थे, मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है इस घर में। माँ जी, आजकल महंगाई बहुत है, रहन सहन भी बदल गया है, दोनों नौकरी करते हैं तभी ठीक रहता है। अच्छा, तू कहना क्या चाहती है? मेरा बेटा तुझे बिठा के खिला नहीं सकता? तू ही इस घर का खर्च चला रही है, हैं? नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब खूब समझती हूँ, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने। हाँ। अब तो ये रोज का काम हो गया था। तेजस भी रोज की झिकझिक से परेशान हो गया था। एक दिन उसने कहा, नीरू, वैसे भी तुम्हें मैटरनिटी लीव मिलने वाली है, तो अभी से ही छुट्टी ले लो। पर क्या, मेरी सैलरी अच्छी खासी है। आखिर नीरू ने रिजाइन कर दिया। जब बच्चा हुआ तो घर में सब बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद तेजस फाइल देख रहा था। क्या हुआ तेजस, कुछ परेशान लग रहे हो? अब हाँ, वो हमारी जितनी सेविंग्स थी वो तो हॉस्पिटल में और छठी के फंक्शन में खत्म हो गई है नीरू। और अभी वैसे मंदी चल रही है तो मैं बोल रही थी कल मुन्ना को हेपेटाइटिस का टीका लगवाना है। नीरू, क्या पोस्टपोन नहीं कर सकते? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अब तेजस को समझ में आ रहा था कि उससे गलती हुई है। पैसों की कमी का असर घर के माहौल पर भी पड़ रहा था। अगले दिन, बेटा मेरा चश्मा और ये दवाइयाँ ले आना, पर्चा देते हुए माँ जी ने कहा। जी। तेजस, मुन्ना के लिए दूध का डिब्बा और डायपर भी ले आना, और ये किराने के सामान की लिस्ट है। भला रोली की शादी उसके माँ बाप एक आलसी लड़के से करा देते हैं। चलो, रोली की शादी हुई और हमने गंगा नहाई। और क्या, बेटियां तो होती ही हैं बोझ। हाँ, पर अब क्या चिंता, उतार तो दिया बोझ तुमने, अब वो लोग समझे। ससुराल में रोली का पति कहता है,
देखो, मैं कोई काम नहीं करता, ये बात तुम्हारे मम्मी पापा को बता दी थी मैंने। अब जो किराया आता है दुकान का, उसी से घर का गुजारा करना है। कभी भूल से भी कोशिश ना करना किसी चीज की डिमांड की। क्या मम्मी पापा को पता था कि आप कोई काम नहीं करते? और क्या, बड़ा अच्छे से पता था। उन लोगों को तो तुम बोझ लगती थी। बोल रहे थे कि बस शादी कर लो, और कोई मतलब नहीं है। रोली को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन करती भी तो क्या, क्योंकि वो जानती थी कि उसके माता पिता ऐसे ही हैं। जैसे तैसे रोली दिन काट रही थी। रोली को एक प्यारी सी बेटी होती है। धीरे धीरे वो बड़ी होती है और उसके साथ उसकी जरूरतें भी बढ़ती जाती हैं। सुनिए जी, अब तो सिमी बड़ी हो रही है, उसका स्कूल में दाखिला कराना है। मैंने अब तक तो जैसे तैसे समय काट लिया, लेकिन मैं बच्ची की परवरिश में कोई कमी नहीं रखूंगी। अरे क्या है यार, अब तो लगता है कोई ना कोई काम ढूंढना ही पड़ेगा। अब पति रोज काम की तलाश में जाता और बिना किसी काम के वापस आ जाता। रोली समझ जाती है कि पति के अंदर अब काम करने की क्षमता नहीं है। वो बेटी को उच्च शिक्षा देने के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन करती तो क्या करती। एक दिन रोली की सहेली कहती है, रोली, मेरी कोई औलाद नहीं है। अगर तू मेरी औलाद को जन्म दे तो मैं तुझे तेरे मुंह मांगे पैसे दूंगी। अरे, तेरी औलाद को मैं कैसे जन्म दे सकती हूँ? सरोगेसी से। बच्चा मेरा और वैभव का ही होगा, लेकिन कोख तेरी होगी। ये संभव है रोली। रोली कुछ सोचकर कहती है, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं इसका 2 लाख रुपया लूंगी। अरे कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। रोली खुश हो जाती है कि एक बच्चा पैदा करने का उसे 2 लाख रुपया मिलेगा। वो घर आकर पति को बताती है, वो भी खुश हो जाता है। अब क्या था, डॉक्टर के पास जाकर सहेली का बच्चा रोली की कोख में पलने लगता है। मुझे 20,000 चाहिए मेरे बेटी के एडमिशन के लिए। हाँ हाँ ठीक है, मैं उसके एडमिशन से लेकर सारे खर्चे उसके अकाउंट में डाल रही हूँ। रोली की बेटी का एडमिशन हो जाता है। रोली को लगता है कि वो अब सब कुछ ठीक कर देगी। दिन और महीने आगे बढ़ते हैं। अब एक दिन, एक बात कहूँ जी, काश इस बच्चे को मैं रख पाती। मैं अब इससे काफी जुड़ गई हूँ। अरे यार, पता नहीं किसका बच्चा है, अपने पास है ना अपनी मुन्नी। हाँ, लेकिन अब मैं भी इस बच्चे से जुड़ाव फील करने लगी हूँ। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि ये मेरा बच्चा नहीं है। दोनों की जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन कहते ना कि सुख का पल ज्यादा लंबा नहीं होता। एक दिन रोली की सहेली का फोन आता है। रोली, मुझे अब ये बच्चा नहीं चाहिए, मैं अपने पति को छोड़ रही हूँ। अरे लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है, बच्चा तुम्हारा है, मैं क्या करूंगी? सहेली बिना कुछ बोले फोन काट देती है, फोन स्विच ऑफ कर देती है। लेकिन रोली के जीवन का तूफान यहीं नहीं रुकता। रोली, मैं इतना भार नहीं उठा सकता। आज पढ़ाई का पैसा मांग रही हो, कल को शादी, कॉलेज और पता नहीं क्या क्या। मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अपनी बच्ची उठाओ और निकलो इस घर से। अरे पर मैं कर तो रही हूं ना बच्चे के लिए काम, आप आराम से रहिए ना। क्या काम कर रही हो, देख रहा हूं मैं। ये छोटा शहर है, यहाँ लोगों को बात बनाते वक्त नहीं लगता। तो मैं क्या करूं? ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं, कैसे घर के खर्चे चलाऊं? और आप तो काम करना ही नहीं चाहते। हाँ, ना चाहता हूं और ना ही करूंगा। रोली को पति की बात पर काफी गुस्सा आ जाता है। ठीक है, अगर मेरे जीवन में संघर्ष ही लिखा है तो वही सही। इस वक्त पति होने के नाते आपको मेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपने तो इस हाल में मुझे घर से बाहर निकालने की बात कह डाली। देखो, ये सारी फालतू की बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। रोली, जिसकी कोख में किसी और का बच्चा था और साथ छोटी सी बेटी, पति का घर छोड़कर रास्ते पर आ जाती है। रोली के पास मायके के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता। अरे रोली कैसी है, कितने दिनों के लिए आई है? हमेशा के लिए माँ। वो माँ को सारी बात बता देती है। ओए लड़की, इतनी हिम्मत का काम कर लिया। अरे ना ना, यहाँ कोई जगह नहीं है। तुम तो अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से। रोली के पास अब मायके का रास्ता भी नहीं बचता।
वो चुपचाप बच्ची को लेकर जा रही थी कि उसे दर्द होता है और वो डॉक्टर के पास चली जाती है और फिर वहां वो एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। कितना प्यारा है, कितने अभागे हैं इसके माँ बाप जो इसके पैदा होने पर भी नहीं है। तभी वहां डॉक्टर आ जाती है। रोली, बच्चे के पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस बच्चे को पालूंगा, भले ही इसकी माँ ने इसे छोड़ दिया हो, पर मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। तो क्या आप मुझे इसके पैदा करने के लिए जिन पैसों की बात हुई थी वो भी देंगे? हाँ, और साथ ही आप चाहें तो मेरे घर में रहकर मेरे बच्चे की देखभाल भी कर सकती हैं। मैं उसके लिए आपको सैलरी दे दिया करूंगा। रोली को लगता है कि जैसे भगवान ने उसके लिए सुकून का रास्ता खोल दिया। वो अब मुकेश के साथ उसके घर चली जाती है, जहां रहकर वो उस बच्चे की देखरेख करती है। अब मुकेश के घर को रोली अच्छे से संभाल लेती है, उसके लिए खाना बनाने से लेकर बच्चों की देखभाल और घर की देखरेख। धीरे धीरे मुकेश को रोली से प्यार हो जाता है। रोली, तुम्हारी बेटी और मेरा बेटा बिल्कुल भाई बहन की तरह साथ रहते हैं। हाँ, आखिर है तो एक ही कोख के बच्चे, अटैचमेंट तो होगा ही ना। रोली, तुमने घर और मुझे दोनों को संभाल लिया। ये तो मेरा काम है। आपने भी तो मुझे छत दी जिससे मैं अपनी बेटी की पढ़ाई और भविष्य के लिए पैसे जोड़ सकूं। अब रोली, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब मैं जानता हूं तुम्हारी भी शादी कुछ खास अच्छी नहीं रही। रोली को मुकेश की बात ठीक लगती है। वो उसे हाँ बोलने की सोच ही रही होती है कि उसके पहले पति का फोन आ जाता है। रोली, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मैं चाहता हूं तुम वापस आ जाओ। रोली को पुराने पति की चिंता होने लगती है। वो सोचती है कि वो क्या कर रही थी। हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। हाँ रोली, आ जाओ, लेकिन बच्ची को कहीं हॉस्टल में छोड़कर आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम लोगों के बीच फिर से वो सारी बातें हो। रोली को समझ आ जाता है कि पति आज भी सुधरा नहीं है। वो पति के पास जाने से इनकार कर मुकेश को हाँ कर देती है। सास की जादुई शक्ति। कौशल्या ने एक रात सपना देखा। कौशल्या राजपूत, तुमने किए हैं जीवन में अच्छे अच्छे कर्म, इसलिए अब से जब तुम चाहो गायब हो सकती हो, जिसके लिए तुमको सिर्फ चुटकी बजानी होगी और चुटकी बजाते ही तुम गायब। बस एक बात का ध्यान रखना, जहां तुमने कोई गलत काम किया तुमसे ये शक्ति वापस ले ली जाएगी। कौशल्या की नींद टूट जाती है। ये कैसा सपना था, गायब हो जाऊंगी मतलब? हे भगवान, कंबल ओढ़ के सो जाती हूँ, सपना कंबल के अंदर नहीं घुस पाएगा। कौशल्या डर के मारे कंबल ओढ़ के सो जाती है। सुबह कौशल्या मंदिर जाने लगती है। अरे बहू, जल्दी चल, भिखारियों को खाना भी तो खिलाना है। हाँ माँ जी, अभी आई। आज तो खीर और पूरी बने हैं, सब खुश हो जाएंगे। दोनों सास बहू कार से खाने का सामान लेकर मंदिर पहुंचते हैं और भगवान की आराधना के बाद मंदिर के बाहर बैठी भिखारियों को खाना खिलाने लगते हैं। दीदी, आप हर हफ्ते आते हो, इतना सारा करते हो हम लोगों के लिए। मैं आपके लिए रोज अलग से दुआ मांगता हूँ। ये तो फर्ज है हमारा। दीदी, थोड़ी पैसों की मदद हो जाती तो अच्छा होता। बड़े चौराहे पे मेरी बीवी भीख मांगती है, उसका इलाज करवाना है, 100-200 रुपए लग जाएंगे। कौशल्या उसी वक्त भिखारी को 500 का नोट दे देती है और दोनों सास बहू वहां से लौटने लगती हैं। तभी कौशल्या को कोई शंका होती है। अब बहू रुक, तो मैं अभी आई। कौशल्या वापस वहीं जाती है तो देखती है कि भिखारी वहां है ही नहीं। कौशल्या को रात का सपना याद आता है। वो चुटकी बजा के गायब हो जाती है और सीधे भिखारी के पास पहुंचती है, पर भिखारी को वो दिखाई नहीं देती। कौशल्या देखती है कि भिखारी उन पैसों से शराब खरीद रहा है और कौशल्या उसे वहीं एक चाटा मारती है। अरे कौन है बे? एक और चाटा पड़ता है। अरे
कौन है? कौन है? हिम्मत है तो सामने आओ। भिखारी को झूठ बोलने पर तड़ातड़ चांटे पड़ते हैं। वो वहां से भाग खड़ा होता है। कौशल्या चुटकी बजा के वापस बहू के पास आ जाती है और मन ही मन सोचती है, ऐसे तो मैं कितने गलत काम रोक सकती हूँ। कितनी ताकतवर हूँ मैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सासू माँ, आप क्या सोच रही हो? अब कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। ठीक है, मुझे ना थोड़े पैसों की ज़रूरत थी। मेरे कजिन भाई है ना, उनकी तबीयत थोड़ी इधर उधर हो रही है। वो तो खुद से नहीं कहेंगे कि पैसे दे दो, पर बहन होने के नाते मेरा तो फर्ज बनता है ना कि भाई की मदद करूं। अरे हाँ हाँ, ले जाना पैसे। पैसे इसीलिए तो कमाते हैं कि जरूरत में काम आ सके। घर पहुंच के कौशल्या अपनी बहू को 10,000 रुपए दे देती है। कब जाएगी तू मायके? अम, कल शाम की ट्रेन है। दोनों काम में लग जाती हैं। तभी काम वाली दीदी वहां आती है। आज ना मैं आप लोगों के लिए पनीर बनाऊंगी। ठीक है, मंगवा लेती हूँ पनीर। पड़ोस की दुकान वाला पनीर दे जाता है और काम वाली बाई पनीर से रेसिपी बनाने लगती है। आज अपनी सुपर पावर काम वाली बाई पे ट्राई करती हूँ। देखूं तो सही किचन में करती क्या है ये। सास चुटकी बजा के गायब हो जाती है और किचन में पहुंचती है। बाई को खबर भी नहीं है कि कौशल्या भी किचन में ही है। आज तो मैं भी पनीर की सब्जी बनाऊंगी रात को अपने घर, और थोड़ा सा घी भी रख लेती हूँ। वैसे भी कौशल्या बुढ़िया खा खा के मोटी हो गई है। कौशल्या बाई की चोरी पकड़ लेती है और गुस्से में बाई की चोटी ऊपर उठा देती है। बाई को समझ भी नहीं आता कि उसकी चोटी खड़ी कैसे होगी। वो डर के मारे चीख पड़ती है। बहू भागते हुए किचन में आती है। अरे क्या हुआ? ये तुम्हारी चोटी खड़ी कैसे है? करंट लग गया है क्या? पता नहीं, शायद किचन में ना भूत है। बाई वहां से भाग खड़ी होती है और कौशल्या चुटकी बजा के अपने कमरे में टीवी देखने लगती है। बहू वहां जाती है। माँ जी, किचन में ना भूत है, बाई भाग गई। अरे भागने देना, भूत का तो पता नहीं। किचन में चोर जरूर था, और वो थी अपनी काम वाली। अच्छा हुआ चली गई। बहू को कुछ समझ नहीं आया। उसने किचन में जो देखा उसके सदमे में जो थी वो अभी तक। अगले दिन बहू अपने मायके के लिए निकल जाती है। कहीं भिखारी और काम वाली की तरह बहू भी तो मुझे धोखा नहीं दे रही। अरे कहीं वो पैसे ले जाके शॉपिंग तो नहीं करने वाली ना। अभी पता लगाती हूँ, मुझसे कुछ छिपा है भला। जैसे भगवान सब देख रहा है, वैसे ही मैं भी सब देख रही हूँ। सास को अपनी शक्ति पर घमंड आ गया था। वो अब अच्छे काम करने की जगह अपनी शक्ति का इस्तेमाल खुद का शक मिटाने के लिए कर रही थी। वो चुटकी बजाती ही बहू के मायके चली जाती है। भैया, आपने बताया क्यों नहीं कि इतनी तबीयत खराब है? अरे तेरी सास बूढ़ी हो गई है, इतना भला काम करती है, उनकी मदद कौन करता है? यहाँ तो और भी लोग हैं ना। भैया, मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप दूसरे डॉक्टर को दिखा दीजिए ना। अरे मुझे लगता है कि मेरा टाइम आ गया है, मुझे जाना होगा। कमरे में भाई की आत्मा को लेने यमदूत आ चुके थे। कौशल्या भले ही किसी को नहीं दिख रही थी, पर यमदूत ने उसे देख लिया। यही आत्मा है शायद, परछाई दिख रही है, पहले ही तैयार खड़ी है। अरे आप कौन हो? यमराज का नाम सुना है? हैं? आप यमराज हो क्या? नहीं, हम उनके यहाँ जॉब करते हैं, आत्मा उठा के ले जाते हैं डिलीवरी वाले। चलो अब तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। अरे आप शायद ना वो बिस्तर पर पड़े आदमी की आत्मा को लेने आए हो। मैं तो बस यहाँ देखने आई थी कि मेरी बहू कहीं मुझसे पैसे लेकर शॉपिंग करने तो नहीं चली गई ना। मतलब तुम्हारे पास शक्ति है गायब होने वाली?
हाँ। तुम ऐसे तुच्छ काम में उपयोग कर रही हो ऐसी दिव्य शक्ति का। अब तो तुमको ही लेके जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, कल मुझे किटी पार्टी में भी तो जाना है। अब नरक में ही करना किटी पार्टी। नहीं नहीं नहीं। 3 बार नहीं क्यों बोल रही हो? टीवी सीरियल चल रहा है क्या एकता कपूर का? अरे प्लीज मुझे जाने दो। आप तो उस बीमार आदमी की आत्मा को लेने आए थे ना। गलत डिलीवरी करोगे तो यमराज डांटेगा ना। बात तो सही कर रही हो, पर हमको उस पे दया आ गई। अभी उसकी उम्र ही क्या है, पर कुछ तो लेके जाना पड़ेगा ना। एक काम करो, अपनी शक्ति दे दो गायब होने वाली। हैं? अरे क्यों? तुम पृथ्वी लोक का भ्रष्टाचार रोक सकती थी, चोरी रोक सकती थी, अरे कोरोना रोक सकती थी, पर तुमने अपनी बहू की जासूसी करना शुरू कर दिया। अरे लेकिन किंतु परंतु। यमदूत सास की शक्ति लेके वापस चले जाते हैं। कौशल्या की परछाई हवा से नीचे गिरती है और जमीन पे आते आते कौशल्या का शरीर सामने आ जाता है। अरे लग गई, कितने ऊपर से फेंका। माँ जी, आप यहाँ ऊपर से कैसे गिरी? अरे समधन जी, आप अचानक कमरे में। सब घबरा जाते हैं। सास बहू को सारी बात बता देती है। ये लो आपके 10,000 रुपये। आपको मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं है? अरे बहन, मुझे दर्द नहीं हो रहा है अब। अचानक से सब अच्छा होने लगा है। अरे तो फिर बिस्तर से उठ जाओ और मुझे लेटने दो। गिरी हूं ऊपर से तो पूरा बदन दुख रहा है। भाई को तो यमदूत ठीक करके जाते हैं, पर कौशल्या देवी दर्द के मारे बिस्तर पर आ जाती हैं। कामकाजी बहू। रवीना के 2 बच्चे थे। वो एक बड़ी कंपनी में काम करती थी। उसके ऑफिस जाने के बाद उसकी सास उसके बच्चों को संभाला करती, लेकिन रवीना को इसकी कोई कदर नहीं थी। एक दिन रवीना अपनी माँ से फोन पर कहती है, मम्मी क्या बताऊं, मेरी सास तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। वो समझती नहीं है कि मुझे कितना काम करना पड़ता है। एक तो ऑफिस तक का लंबा सफर और फिर 9 घंटे लगातार काम। बैठे बैठे तो मेरी पीठ अकड़ जाती है। खुद तो सारा दिन घर में मजे करती है, जब मन करा सोए, जब मन किया खाए। तभी उसकी सास वहां आ जाती है। अच्छा माँ, मैं बाद में आपको फोन करती हूँ। जी मम्मी जी, कोई काम है क्या आपको? क्या हुआ? रवीना बहू, सारा दिन तो तू ऑफिस के मजे लेती है, लेकिन यहाँ ये बच्चे मुझे आराम भी नहीं करने देते। मेरी तो तबीयत खराब हो रही है। तो आपको लगता है कि मैं दफ्तर में मौज करती हूँ? आपको क्या समझाऊं, छोड़िए। माँ, काम करना भी जरूरी है। मजबूरी नहीं होती तो मैं खुद ही अपने बच्चों को देख लेती। अब आज तो छुट्टी है ना, आज तो कम से कम घर का काम कर ले। बहू काम शुरू करती है। बच्चे के साथ काम करना उसके लिए असंभव हो जाता है। वो जाकर बच्चा सास को देती है और कहती है, मम्मी जी जरा बच्चा तो पकड़ लीजिए, मैं घर का काम कैसे करूं? जैसे मैं करती हूँ रोज बच्चे के साथ। तुझे बताऊं तो तू सोचती है कि कोई बड़ा काम तो है नहीं, बच्चा तो सोता रहता है। अब देख लिया। खैर, बस मैं यही तुझे समझाना चाहती थी। ला, बच्चा मुझे दे और काम कर। बहू मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। वो मन में सोचती है, बात तो सही है, बच्चे के साथ घर का काम करना असंभव है। वो किसी तरह काम करती है और अगले दिन ऑफिस के लिए निकल जाती है। ऑफिस में उसकी सहेली उससे कहती है, यार तू तो बड़ी लकी है, तुझे तेरी सास खाना बना कर देती है, बच्चे भी देखती है और तुझे किसी बात की चिंता भी नहीं होने देती। अरे क्या लकी, बदले में मैं उन्हें पूरी कमाई जो दे देती हूँ और अपने बच्चे से दूर रहती हूँ वो अलग। हर किसी को ना दूसरे की प्लेट में ज्यादा घी दिखता है। जा अपना काम कर। अरे फिर भी ये तो है, यहाँ हमारे बच्चे को मैं क्रैश में छोड़ती हूँ, हर पल डर लगा रहता है कि क्या कर रहा होगा। खैर चल, मुझे क्या। बहू घर आती है तो देखती है कि उसकी सास उसके बच्चे को बड़े ही प्यार से खिला रही होती है। वो माँ को देखकर खुश हो जाता है। बहू मन में सोचती है कि बात तो सही है, सासू माँ सारा दिन काम करती है, मैं ऑफिस से आकर भी काम नहीं करती हूँ। वो सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी
थक गई आप? और क्या, सारा दिन चक्कर घीनी की तरह पूरे घर में घूमती रहती हूँ और अब उम्र भी नहीं रही। लेकिन चल तू बता, क्या हुआ, कुछ काम है क्या? बहू कुछ नहीं कहती, मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह बहू सास से पहले उठकर उन्हें चाय देती है। अरे आज सूरज कहाँ से उगा है, तू पहले उठ गई? चल अच्छा किया, मरने से पहले तेरे हाथ की चाय तो पी ली। चलो अब चलकर किचन में लगूं। माँ जी, आपको आज से काम करने की जरूरत नहीं है। काम करने की जरूरत नहीं है मतलब? क्या तू करेगी आज से सारा काम? इतने अच्छे तो हमारे नसीब नहीं है भाई। नहीं माँ जी, मैं नहीं करूँगी, ना ही आप करेंगी, बल्कि ये करेगी। तभी वहाँ एक काम वाली बाई आ जाती है। ये कौन है बहू? माँ जी, ये नौकरानी है और आज से सारा काम यही करेगी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैं नहीं समझ पाई कि आप थक जाती हैं। आज से आप सिर्फ आराम करिए और मुन्ने के साथ खेलिए। और सास बहू बच्चे के साथ खेलने लग जाते हैं। कहानी है रामपुर गांव की, जहां के मर्द महिलाओं को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश में रहते। अरे अभी तक खाना नहीं आया, क्या मुझे एक और शादी करने की जरूरत है? नहीं जी नहीं, ऐसा मत करना, वरना मैं कहाँ जाऊंगी। खाना लेकर मैं अभी आई जी। गांव की पंचायत में भी फैसले हमेशा औरतों के खिलाफ ही रहते। मैं जो फैसला सुनाता हूँ वो भगवान की आज्ञा होती है। इस लड़के ने अपने मन से शादी करके अच्छा नहीं किया। लड़के को घर भेज दो और इसकी शादी इसकी जाति की किसी लड़के से करवा दो। लेकिन ये लड़के, इसे तो गांव के बाहर निकाल दो। नहीं नहीं जमींदार साहब, ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी मासूम है, इसे अच्छे बुरे की समझ नहीं है। अरे कहाँ जाएगी ये बेचारी? कहाँ जाएगी? इतनी चिंता है तो पूरे परिवार का गांव निकाला कर देते हैं। बेचारे पूरे बसे बसाए परिवार को गांव छोड़ना पड़ता है। चाहे जो हो, अगर बेटियों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो गांव में रहने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ औरतों को दब कर रहना होगा। कोई भी अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकता, सब ईश्वर की मर्जी से ही होगा। तभी गांव का एक आदमी दौड़ा दौड़ा आता है। सरपंच साहब, जमींदार साहब, वो कालिया है ना, उसकी बेटी पढ़ने के लिए शहर जा रही है। अच्छा, ये कब हो गया? और कालिया की हिम्मत कैसे हो गई ऐसा करने की? लेकर आओ उसे और उसकी बेटी को। बस फिर क्या था, हाजिर हो जाते हैं कालिया और उसकी बेटी सरपंच के सामने। अरे कालिया, ये क्या सुनने में आ रहा है? बेटी को इंजीनियर बना रहा है तू? और ये बता, गांव में तो स्कूल नहीं है, फिर कहां से इतनी क्लास पास कर गई तेरी बेटी? राधा, जो कि कालिया की बेटी है, उसे लगता है कि सरपंच उसकी तारीफ कर रहे हैं। सरपंच जी, मैंने ऑनलाइन पढ़ाई की है, डिस्टेंस लर्निंग से। सभी में मैंने अच्छे नंबर पाए हैं, जिसे देखते हुए शहर की इंजीनियरिंग कॉलेज में मुझे स्कॉलरशिप मिली है। वाह जी वाह, क्या होती है ये? पहले तो ये बताओ, फिर आगे की बात करते हैं। पूरा गांव राधा की बात सुन रहा था और राधा बोलती जा रही थी। तो ऐसे मैं फ्री में एक अच्छी शिक्षा लेकर गांव में जो कुछ परेशानियां हैं, जैसे बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी समस्याओं के लिए काम करूंगी। मैं गांव को शहर से जोड़ने के लिए पुल का निर्माण करवाने का प्रस्ताव रखूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही हमारा गांव भी तरक्की की राह पर चल पड़ेगा। राधा की बात सुनकर सारे गांव वाले ताली बजाने लगते हैं। सरपंच को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। चुप रह नादान लड़की, गांव के खिलाफ जाने के लिए तुझे गांव से बेदखल कर दिया जाएगा, वो भी पूरे परिवार के साथ। और हाँ, अगर ठीक से गांव में रहना चाहती है तो ये पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। हम तेरे लिए गांव का कोई होनहार लड़का देखेंगे। तभी गांव का एक आदमी बोल पड़ता है। अरे नहीं नहीं सरपंच जी, राधा बिटिया जो बता रही है, अगर वैसा हो जाए तो हम लोगों को पैसा कमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ जी, और ना ही कोसों दूर पानी के लिए भटकना पड़ेगा।
हमारे बच्चे भी अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे और आगे बढ़ेंगे, ना कि हमारी तरह खेती करते बैठेंगे। क्यों गांव वालों, राधा बिटिया का साथ देना चाहिए ना। सरपंच देखता है कि गांव राधा के साथ है तो वो चुप हो जाता है। वो घर आकर अपने सलाहकार से बात करता है, जो बहुत ही चालाक किस्म का इंसान होता है। अरे सरपंच साहब, आपको बहुत ही होशियारी से काम लेना पड़ेगा। एक बार गांव तरक्की कर गया, यहाँ के बालक पढ़ लिए तो कोई ना पूछेगा आपको। और फिर ये जो बेटा और बेटी है ना आपके, इनको भी आम लोगों की तरह ही जीवन जीना होगा। हाँ, लेकिन करे तो क्या करे? वो ना आप मुझ पर छोड़ दीजिए, बस मैं जैसा बोलूं करते जाइए। अगले रोज सुबह जब गांव वाले सोकर उठते हैं तो राधा के घर के बाहर और साथ ही वो लोग जिन्होंने राधा का सपोर्ट किया था, उनके घर के आगे लाल रंग से कल आऊंगी लिखा होता है। कल आऊंगी? यह क्या होता है? अरे यह तो खून से लिखा है, लगता है कोई भूत प्रेत या चुड़ैल का साया है। चलो सरपंच जी के पास चलते हैं। सभी सरपंच के पास जाकर उसे सारी बात बताते हैं। अरे ये तो बड़ी मुश्किल की बात है। चलो, मैं एक बाबा को जानता हूँ, उन्हें बुला लेता हूँ। सरपंच बाबा को लेकर गांव के घर के बाहर जाता है। ओहो, तो ये वो चुड़ैल है जो उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो गांव को बदलने का सपना देखते हैं। वो गांव को ऐसे ही संपन्न देखना चाहती है। वो नहीं चाहती कि कोई बाहरी यहाँ का कायाकल्प करे। क्या तुम लोगों में से किसी ने गांव को बदलने की सोच रखी है? तभी राधा की माँ रोते रोते आती है। मेरी राधा घर से गायब हो गई है। अरे कोई तो बचाओ, मेरी बच्ची कहाँ गई? ले गई वो चुड़ैल, तेरी बच्ची को ले गई। अब वो उसे श्रापित करके छोड़ेगी, उस पर चुड़ैल का साया हो जाएगा। तभी बुरी सी हालत में राधा भी वहां आ जाती है। उसके बाल चुड़ैल की तरह फैले होते हैं और कपड़ों में खून लगा होता है। सभी राधा को देखकर डर जाते हैं। माँ, पता नहीं मुझे कौन उठा कर ले गया था। अरे दूर दूर हो जा चुड़ैल, अब हम लोग इस गांव में नहीं रुकेंगे। अरे कैसे बातें कर रहे हैं आप? कल तो आप मेरे भरोसे गांव का हुलिया बदलने, अपने बच्चों को पढ़ाने और तरक्की उन्नति की बात कर रहे थे, तो आज क्या हो गया आपको? ये फिर तुम लोगों को बहकाएगी। ये चुड़ैल गांव में आ चुकी है, ऐसे ही ये तुम्हारे घर के बच्चों को भी ले जाएगी। गांव वाले राधा को गांव से बाहर निकाल देते हैं। उसके माँ बाप रोते रहते हैं, लेकिन गांव वाले नहीं मानते। मैं भी अपनी बहन के साथ गांव के बाहर रहूंगा, लेकिन वो पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। वहीं सरपंच के घर पर सलाहकार कहता है। देखा, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। लेकिन अगले ही दिन सरपंच के घर के बाहर भी वही शब्द लिखे होते हैं और फिर सरपंच की बीवी कहती है, हमारी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है। तभी राधा का भाई वहां आ जाता है। अरे गांव वालों, मैंने सरपंच जी की बेटी को देखा था, वो चुड़ैल उसे उठाकर ले जा रही थी। अरे क्या मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं सरपंच जी, आप नहीं जानते, वो चुड़ैल अब आपकी बेटी में आ जाएगी, जैसे राधा के अंदर आ गई थी। तभी सरपंच की बेटी वैसी ही हालत में वहां आती है जैसे राधा आई थी। पापा, पता नहीं कैसे मैं गायब हो गई थी। चुड़ैल, इसके अंदर भी चुड़ैल का साया है, मारो इसे। अरे नहीं नहीं, इसे भी राधा के पास गांव के बाहर ही भेज दो। अरे चुप रहो, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी और चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता है। अरे कैसे बात कर रहे हो सरपंच जी? आप तो बोल रहे थे
कि आपका फैसला भगवान का ज्ञान होता है। तो अपने पर बात आई तो अब आप ऐसे बोल रहे हैं। अरे ना ना ना, आपको अपनी बेटी को त्यागना ही होगा। अरे बुलाओ बाबा को। राधा का भाई बाबा को ले आता है, जिसे अब गांव वालों के डर के कारण सच बोलना पड़ता है। मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं तो मोची था। ये सलाहकार महोदय ने मुझे कहा था एक्टिंग करने को। अब वो मुझे पैसे देने वाले हैं। अब मुझे माफ कर दो। गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तभी वहां राधा आ जाती है। देखा सरपंच जी, जब गांव के बच्चे साक्षर होंगे तो आप जैसे लोगों की चालाकी नहीं चलेगी। रजनी को बचपन से ही पेंटिंग का बहुत शौक था। वो हमेशा से ही पेंटर बनना चाहती थी, पर उसके माँ और पिताजी ने उसको कभी भी इस चीज के लिए सपोर्ट नहीं किया और उसकी शादी नीरव से हो गई। नीरव रजनी को बहुत प्यार करता था, पर रजनी हमेशा चुपचाप ही रहती। वो इस शादी से खुश नहीं थी। वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। उसे तो हमेशा से पेंटर जो बनना था। अपने इस सपने को वो नहीं पूरा कर पाई, इसलिए वो हमेशा उदास रहती थी। रजनी, बहुत ही बढ़िया फिल्म लगी है, कल देखने चले? नहीं जी, कल मुझे बहुत काम है, मैं नहीं जा पाऊंगी। अच्छा तो कोई बात नहीं, संडे को चलते हैं। देखिए, मुझे फिल्म देखना पसंद नहीं है। आपको जाना है तो चले जाइए। नीरव को मना करके रजनी वहां से चली जाती है और अपने बैग को खोलकर उसमें बंद पड़े ब्रश और कलर्स को देखकर रोने लगती है। रजनी, चलो ना कहीं बाहर खाने चलते हैं, कुछ तुम्हारी पसंद का। जी मुझे नहीं जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रजनी वहां से चली जाती है। नीरव को समझ नहीं आता कि रजनी उससे इतना दूर क्यों रहती है। वो जब भी उसके साथ वक्त बिताना चाहता है, रजनी कोई ना कोई बहाना बना देती है। एक दिन घर पर कोई नहीं था। रजनी घर का सारा काम जल्दी से खत्म कर लेती है। घर पर अकेले होने के कारण वो सोचती है कि वो आज पेंटिंग करेगी। वो अपने कमरे में जाकर पेंट ब्रशेस और कलर्स निकालकर जैसे ही कलर मिक्स कर रही होती है कि दरवाजे पर बेल बज जाती है। अब कौन आ गया इस वक्त? इतनी मुश्किल से तो मुझे पेंट करने का मौका मिला है। रजनी दरवाजा खोलती है तो उसकी सास अपनी सहेलियों के साथ खड़ी होती है और सब घर के अंदर आ जाते हैं। अरे बहू, सबको शरबत बनाकर पिला दे, बाहर तो बड़ी गर्मी है। उफ। जी। रजनी पेंट ना कर पाने से उदास हो जाती है। उसे गुस्सा भी आ रहा होता है कि उसने इस शादी के लिए हाँ क्यों कह दी। वो रसोई में जा रही होती है कि उसकी सास उसे रोकती है। बहू, सबके खाने का भी इंतजाम कर लेना, आज का लंच तो ये सब यहीं करेगी। हाँ। रजनी बिना कुछ कहे रसोई में चली जाती है। सबके लिए खाना बनाती है। सब खाना खाते हैं और रजनी घड़ी देखती है कि ये सब कब जाएंगे ताकि वो अपनी पेंटिंग कर सके। जब शाम होती है तब सब चले जाते हैं अपने घर। अरे बहू, सब तेरे खाने की तो बहुत तारीफ कर रहे थे, सबको बहुत अच्छा लगा खाना। आपको मुझे सुबह बताना चाहिए था ना कि आपकी सहेलियां आ रही हैं। पता भी है कितना वक्त लगा सारा खाना बनाने में। अरे बहू, तू ऐसे कैसे बात कर रही है मुझसे? तो और कैसे बात करूं? मैं इस घर की कोई नौकरानी नहीं हूं कि इतना काम करूंगी। रजनी अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। शाम को जब नीरव आता है तो उसकी माँ उसे पूरी घटना के बारे में बताती है। क्या रजनी ने आपसे इस तरह बात की माँ? हाँ, और पता नहीं उसे क्या हो गया है, शाम से बाहर भी नहीं आई है। मैंने तो कई बार आवाज दी, खाना भी नहीं खाया उसने। तू ही बात करके देख ले बेटा। नीरव अपने कमरे का दरवाजा खटखटाता है। रजनी, दरवाजा खोलो, मैं हूं। रजनी दरवाजा खोलती है और फिर वापस जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। रजनी, माँ से बात करने का ये क्या तरीका है? मैंने कोई गलत बात नहीं की है। अरे तुम क्यों ऐसे बर्ताव कर रही हो सबके साथ? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? रजनी कुछ नहीं बोलती। अरे बताओ मुझे रजनी, क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है? हाँ, मैं ये शादी कभी नहीं करना चाहती थी। तुमसे क्या,
मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। रजनी रोने लगती है। चुप हो जाओ रजनी, बताओ मुझे तुम क्यों नहीं करना चाहती थी शादी? रजनी बेड के नीचे से अपने पेंटिंग्स, कलर्स, ब्रश, पेपर्स निकालती है। इतने में उसकी सास भी कमरे में आ जाती है। ये देख रहे हो, ये थे मेरे सपने। मैं पेंटर बनना चाहती थी, पर माँ पापा ने कभी सपोर्ट नहीं किया और मेरी शादी करवा दी। मेरे सारे सपने टूट गए। हर वक्त बस गुस्सा आता रहता है मुझे। मैं जानती हूँ कि आप लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है, पर मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। रजनी फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए, आप दोनों के साथ मैं बहुत बुरा बर्ताव कर रही हूँ। अरे रजनी बेटा, चुप हो जाओ तुम। नीरव पानी लेकर आता है। ये लो पानी पियो और शांत हो जाओ। रजनी पानी पीती है और उसकी सास पेंटिंग्स देख रही होती है। अरे नीरव, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी बहू कलाकार है। अरे कितनी अच्छी पेंटिंग्स बनाई है, देखो तो। ये वाली तो मैं अपने कमरे में ले जाऊंगी। आपको ये पेंटिंग्स अच्छी लगी? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लगी। और तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तुम जब चाहे पेंटिंग कर सकती हो रजनी। हम तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारा पूरा साथ देंगे। हाँ बेटा, हम कला की कद्र करते हैं। हम कलाकार तो नहीं, पर मुझे गर्व है कि मेरी बहू एक कलाकार है। रजनी, नीरव और सास तीनों हंस पड़ते हैं। कहानी बहू। किशोरी लाल जी के बेटे राघव की शादी की बात जगह जगह चल रही थी, लेकिन किशोरी लाल जी को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। और उसकी एक ही वजह थी, किशोरी लाल जी का लालची होना। उनको लड़की वालों से मोटा दहेज चाहिए था और इसी चक्कर में एक दिन वो एक बहुत पैसे वाले के घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर पहुंचे। उस आदमी का नाम था ओम प्रकाश। देखिए किशोरी लाल जी, मेरी एक ही बेटी है और मेरी सारी संपत्ति, जायदाद, सब कुछ मेरी बेटी नैना का ही है। पापा, नाम से लगता है बहुत खूबसूरत होगी। कितना अच्छा नाम है ना, नैना। ओ, वैसे बात तो सही है आपकी। अब इतना पैसा है, जमीन जायदाद है, इकलौती बेटी, आप भी क्या करेंगे? सब कुछ उसे ही देंगे ना। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। बस बेटी की शादी और सारी जायदाद उसके नाम। पापा, बिना देखे हाँ कर दीजिए ना। इतना अच्छा रिश्ता फिर कहाँ मिलेगा? माला माल हो जाएंगे हम। मैं अपनी बेटी को बुलाता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, आपकी बेटी का नाम नैना है, सुनकर ही लगता है बहुत सुंदर होगी। रहने दीजिए अंकल, मैं तो आपकी बेटी के नाम से ही इतना खुश हो गया हूँ कि उसे बिना देखे शादी करने को तैयार हूँ। अब तो मैं उसका चेहरा सीधे शादी के बाद ही देखूंगा। और इस तरह राघव नैना का चेहरा नहीं देखता और उससे शादी कर लेता है। शादी के बाद अपनी सुहाग रात पर जब राघव नैना का घूंघट उठाकर देखता है तो नैना की आंखें बंद थी। कितनी खूबसूरत हो तुम नैना, जरा अपनी आंखें खोलकर मेरी तरफ देखो तो सही। नहीं, मुझे शर्म आती है। अरे, मैंने तुम्हें शादी से पहले भी नहीं देखा, और अब अगर तुम आंखें खोलकर मुझे देखोगी भी नहीं तो मुझे अच्छा कैसे लगेगा? इससे पहले कि नैना अपनी आंखें खोलकर राघव की तरफ देखती, अचानक से लाइट चली गई और राघव नैना को पूरी तरह से देख भी नहीं पाया। अगली सुबह नैना राघव के लिए नाश्ता बनाकर लेकर आई। अरे ये क्या, आधा पराठा सेका हुआ है और आधा बिल्कुल कच्चा। ये तुमने क्या किया नैना? बहू, तुमने क्या आधा पराठा तवे से नीचे लटका कर रखा था, जो आधा सेका है और आधा कच्चा? मुझे जितना दिखेगा उतना ही तो सीखूंगी ना पापा जी। जहाँ जहाँ मुझे नजर आ रहा था वहाँ मैंने सीख लिया, जहाँ जहाँ नहीं दिखा वहाँ कच्चा रह गया होगा। इसका क्या मतलब है? ये कैसा मजाक कर रही है तुम? अरे बहू, तुमने इतना लंबा घूंघट क्यों लगाया हुआ है? देखो, हमारे घर में बहुओं को बेटी की तरह रखा जाता है, और फिर तुम तो इतना सारा माल लेकर आई हो।
देखो, ये घूंघट डालकर रखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ नैना, पापा जी ठीक कह रहा है, तुम तो आराम से रहो, अपना ही घर समझो। नैना अचानक से अपना घूंघट उठा लेती है। अरे ये क्या पापा, नैना की तो एक आंख फूटी हुई है। नाम से नैना, लेकिन ये तो कानी बहू निकली। मेरे साथ धोखा हुआ है, धोखा। बिना दिखाए अपनी कहानी लड़की मेरे संग ब्याह दी। मुझे कहानी भी नहीं चाहिए। मुझे अभी ओम प्रकाश जी से बात करनी पड़ेगी। आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? अरे आप लोगों ने ही तो पापा से कहा था कि आप लोग शादी से पहले मुझे देखना नहीं चाहते। अब मेरे पापा पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? अरे लेकिन उन्हें बताना तो चाहिए था ना कि तुम कहानी हो, एक आंख से तुम्हें दिखाई नहीं देता। किशोरी लाल और राघव नाराज होकर ओम प्रकाश को अपने घर बुलाते हैं। पापा जी, ये आपने क्या किया? शादी से पहले बताया क्यों नहीं कि नैना की आंखों में परेशानी है? अरे आप ही ने तो लड़की देखने से मना कर दिया था। अरे लेकिन आप बता तो सकते थे। आपको तो हमारी बेटी की प्रॉपर्टी चाहिए थी, वो भी पूरी की पूरी। अब क्या हुआ अगर उसे आधा दिखाई देता है? प्रॉपर्टी तो आपको पूरी मिल गई ना। अरे ये क्या बात हुई? मेरी शादी प्रॉपर्टी से नहीं, आपकी बेटी से हुई है। अब ये तो पहले सोचना चाहिए था। तब तो मेरी प्रॉपर्टी देखकर तुम्हारी जुबान लप लपा रही थी। लेकिन मैं कानी लड़की को अपनी बीवी बनाकर नहीं रख सकता। पापा कुछ करिए ना आप। हाँ करता हूँ। देखिए ओम प्रकाश जी, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और तुम देखो, अगर तुमने मेरी बेटी से शादी तोड़ी ना, तो जो भी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें दी है वो तो पूरी की पूरी वापस ले ही लूंगा, और आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी भी लूंगा। अरे मेरी आधी प्रॉपर्टी भला क्यों लेंगे आप? इसलिए क्योंकि मेरी बेटी को आधा नजर आता है और उसकी नजर अभी तक तुम्हारी आधी जायदाद पर ही पड़ी है। अब तुम उसे घर से निकालोगे तो कुछ तो लेकर जाएगी ना। और अगर हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर रखे तो? तो तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी ही रहेगी, और जो मैंने तुम्हें दिया है ना, उसमें से बस मैं आधा लेकर जाऊंगा। अरे लेकिन अब आप अपनी दी हुई प्रॉपर्टी में से आधी वापस क्यों लेकर जाएंगे? अगर मैं आपकी बेटी को अपनी पत्नी बनाकर रखने को तैयार हूं तो? इसलिए ताकि भविष्य में अगर तुम मेरी बेटी को धोखा दो तो उसके पास कुछ तो रहे जो पति का हो। वैसे मेरे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन अपने पति की कोई निशानी तो उसके पास होनी चाहिए ना। अब अगर तुमने मेरी बेटी को कानी कहा तो तुम्हें प्रॉपर्टी भी कानी ही मिलेगी, पूरी नहीं। जमाए राजा। किशोरी लाल और राघव समझ चुके थे कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं और अब उनके पास वहां से निकलने का कोई चारा नहीं है। अब समझ में आया ना, लालच बुरी बला होती है। एक तो तुम्हें प्रॉपर्टी मिली, ऊपर से बीवी मिली, उसमें तुम्हें नखरे भी दिखाने हैं। आए बड़े, चुपचाप बैठो दोनों। कुछ दिनों के बाद नैना राघव की कार लेकर बाजार घूमने निकलती है और जब कार लेकर वापस आती है, ये क्या? एक तरफ से मेरी गाड़ी पूरी खराब हो चुकी है। लगता है तुमने मेरी गाड़ी को किसी दूसरी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट किया है। अरे अरे कितना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने बहू। वो क्या है ना पापा जी, मुझे एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा था, सामने से गाड़ी आ रही थी। मुझे तो सिर्फ आधा ही दिखाई दिया और वो गाड़ी मेरी कार से रगड़ते हुए निकल गई। अब मैं क्या करूं बताओ? आप इसे ठीक कराने के पैसे कौन देगा? तुम्हारे पापा। तुमने मुझसे इस तरह से बात की? अभी रुको। नैना राघव की शिकायत ओम प्रकाश को कर देती है। देखो राघव, अब जो मेरी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास थी ना, उसमें से आधी और मैं लेकर जाऊंगा, क्योंकि तुमने मेरी बेटी को डांटा। अरे नहीं नहीं पापा जी, गलती हो गई, माफ कर दो। गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। अगली बार मेरी बेटी को डांटा तो बची हुई आधी में से आधी और ले जाऊंगा। लालच के चक्कर में हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा। एक तो तुम्हें कानी बहू मिली और ऊपर से जो माल मिला वो भी काना। इस तरह राघव की हर एक गलती पर
ओम प्रकाश उसकी प्रॉपर्टी का आधा आधा हिस्सा लेकर अपना सारा माल वापस ले गया और राघव को कानी बीवी से काम चलाना पड़ा। भाई लालच वाकई में बुरी बला है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।